सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले प्यार भरा जय श्री श्याम। और आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी पे प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपका एग्जाम सैटरडे को है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो हमारा वीडियो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो जो बच्चे अभी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, तो पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को देख लेंगे, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और अगर आपको वीडियो देखते हुए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे पिन कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस क्या डिस्कस किए थे, 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किए थे। आज इसके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म सेल इज यूज्ड, द टर्म एक मिनट, द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश। सिंपल सा बात है, पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। द टर्म सेल इज यूज ओनली फॉर सेल। हम लोग जो सामान खरीदते हैं, सामान दो तरीके से खरीदते हैं। एक तो जो रेगुलर जो खरीदते हैं उसको सेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और जो एक बार खरीदते फिर दोबारा कभी क्या करते हैं, सेल नहीं करते, वो हमारे लिए क्या एसेट्स है। तो चेक करते हैं हमारा गुड्स और एसेट्स कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच इज नॉट इंटेंजिबल एसेट। भैया, एसेट्स क्या होता है जिससे हमें बेनिफिट मिले, अभी मिले, फ्यूचर में मिले, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है टैंजिबल होता है, दूसरा होता है इंटैंजिबल। जिसको टच कर सकते हैं, जो आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी जो कुछ भी दिख रहा है उसको देख सकते हैं, दैट इज अबाउट टैंजिबल एसेट्स। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते उसको इंटैंजिबल। तो बोला इसमें से कौन सा हमारा इंटैंजिबल एसेट्स नहीं है। भैया पेटेंट इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंटैंजिबल। इन्वेस्टमेंट हमारा टैंजिबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बेटा। नेक्स्ट, at the end of financial year, during the year which is sale of goods was worth rupees 5 lakh। बोल रहे कि भैया हमने पूरे साल में 5 लाख का गुड्स सेल किया, और लास्ट में बच गया क्लोजिंग स्टॉक्स 40,000। तो भैया ये इवेंट है या ट्रांजेक्शन। भैया गुड्स सेल किए तो दैट मींस व्हाट, वो ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड। अगर हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, देखिए सिंपल सा बात है, जो रिसीव कर रहे हैं ना, रिसिप्ट, रिसिप्ट दो तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम रेगुलर, सपोज फॉर एग्जांपल आपको मोदी खाना की दुकान या कपड़े का दुकान या ज्वेलरी, रोज गुड सेल करेंगे, राइट। रोज गुड सेल करेंगे ताकि आप अपने अर्निंग को बढ़ा सके, राइट। तो जो रेगुलर जो हम लोग रिसिप्ट रेगुलर सेल करके रेगुलर जो पैसा कमा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ऑप्शन ए क्या हुआ, करेक्ट आंसर। और दूसरा सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो हम लोग कभी कदार एक बिल्डिंग बेचे, बिल्डिंग बेच करके जो एक हुक अमाउंट में मुझे को रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट, सामान बेच, गुड्स बेच करके जो भी पैसा आते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 25 में आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अभी प्रीवियस एमसीक्यू में बात किए थे, रिसिप्ट के बारे में बात किए थे। रिसिप्ट दो तरीके का होता है, वैसे खर्च में वैसे दो तरीके का होता है। खर्च क्या होता है, रेगुलर दो तरीके के खर्च होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग जो गुड्स परचेज करते हैं रोज, महीना में 4 बार 5 बार, मतलब साल भर में कम से कम 20 से 25 बार हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ए पर्सन हु मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड सोल्ड इज कॉल्ड व्हाट। अगर किसी से हम सामान बेचते हैं, उससे मुझे पैसा पाना रहेगा, तो मेरा क्या क्रेडिटर कहलाएगा, नहीं बच्चों, क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, ए लाइबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं। ए लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, सिंपल सा बात है, आप कहीं भी अगर उधार में सामान खरीदेंगे तब जाके क्या होगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगा। तो लाइबिलिटी कभी कैश ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, ऑलवेज होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। कितने होते हैं, किसमें होता है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। अब सिंपल सा बात है, अब आपके पास स्टॉक कुछ बचे हुए हैं, तो मार्केट वैल्यू कुछ और, मार्केट वैल्यू 50,000 दिया हुआ है और आपने परचेस किया था 30,000। तो भैया दोनों में से जो भी आपका विच एवर इज लोअर, 50,000 और 30,000, 50,000 30,000, विच एवर इज लोअर 30,000। तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट,
करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वाले ने मेरे को बुला कर भैया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दिया है, तो भैया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? नहीं, ये हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सिंपल सा बात, इसमें कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? भैया सिंपल सा बात है, हम एक फर्नीचर खरीद रहे हैं, किसके लिए? बिजनेस के लिए, तो भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि हमारे बिजनेस में एसेट्स आ रहा है और हमारे बिजनेस से कैश या बैंक बैलेंस जा रहा है। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट बात बोलता है पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो भैया ये भी हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कैश विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। भैया बैंक अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक हमारा श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी के नाम से बैंक ओके के बिजनेस अकाउंट है, एक हमारा पर्सनल बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट है, वहां से पैसा निकाल रहे हैं, उससे बिजनेस कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट रुपीज 10,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट? भैया कौन सा फिक्स एसेट नहीं है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, गुडविल भी हमारा फिक्स एसेट। ऑप्शन सी विल व्हाट? बैलेंस विद द बैंक, ये हमारा फिक्स एसेट्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? इससे से बोले कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? टर्म लोन, जैसे जब हम लोग लोन लेते हैं ना, एक साल ज्यादा जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं टर्म लोन होता है। डिबेंचर भी हम लोग जब किसी भी कंपनी अपना डिबेंचर इशू करता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है डिबेंचर, कैपिटल भी इतना बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो क्रेडिटर ऑप्शन क्या होता है हमारा? ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर है क्या? द नेचर ऑफ कैपिटल इज, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? द नेचर ऑफ कैपिटल इज व्हाट? लाइबिलिटी। क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। अब बात करते हैं गैप, गैप को लेकर के बात करते हैं। गैप क्वेश्चन में 34 क्या बोलता है? गैप का फुल फॉर्म यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन, नहीं बच्चों। जनरली, ऑप्शन बी क्या बोलता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं बच्चों। ऑप्शन सी क्या बोलता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है गैप? एक होता है यूनिवर्सली, हर कोई इसको अडॉप्ट करता है, इसलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? Which accounting principle state that company and owner should be treated as separate entity? सिंपल सा बात है, वो कौन सा प्रिंसिपल जो बताता है मुझे ओनर और मालिक, बिजनेस सॉरी बिजनेस और ओनर दोनों क्या है? सेपरेट है। वो कौन बताता है? बिजनेस एंटिटी कंसर्न। ऑप्शन बी विल बी व्हाट? ऑप्शन बी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सो बात करते हैं कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 36। कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड at the same time as the revenue to which they correspond is specified by which principle? Option A will be correct answer. मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी हमारा जो भी खर्च हो रहा है, जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसकी भी पे खर्च भी तो कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? तो उसी सेम टाइम को रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैचिंग प्रिंसिपल। विच कंसेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट एंड देयर इज क्रेडिट बैलेंस। बच्चे जो क्वेश्चन मैं दिया हूं ना, ये प्रॉपर क्वेश्चन गैप के ही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक से ही है, ठीक है? तो बने रहे आप लोग, आगे डिस्कशन और भी चलता रहेगा। क्वेश्चन 37 क्या होता है? Which concept state that for every debit and there is credit balance? What? Option D will be what? Dual aspect concept। मतलब हम लोग दोनों चीज को रिकॉर्ड, डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है क्या? फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा? ऑप्शन क्या है? टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न ऑन इन इंडस्ट्री ऑन कैपिटल, टू मैच द कॉस्ट विथ रेवेन्यू। सिंपल सा बात है, सी ऑप्शन विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर, टू मैच द कॉस्ट विथ रेवेन्यू। सिंपल सा बात है, इनकम कमाने के लिए ना बच्चों, जो भी रेवेन्यू होगा उसको क्या करेंगे? हम ऐसा कॉस्ट से माइनस करेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है? द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट? करेक्ट अकाउंटिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है? ऑप्शन सी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। क्लियर है बच्चों? सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 की तो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो बेटा, हम लोग जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर रहे थे ना, वहां पे दो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है और अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब जो भी बिजनेस करते हैं कुछ बेसिक एजम्पशन लेके चलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में टोटल 3 बेसिक एजम्पशन थे। पहला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था,
दूसरा था कंसिस्टेंसी था, और तीसरा था एक्रूअल था। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न बिजनेस व्यू। गोइंग कंसर्न मतलब समझते हैं भैया, कल आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप क्या सोचेंगे कल मेरा परसों ही बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, ये माइंडसेट रहेगा, ये एजेंसिस रहेगा, बिजनेस कल स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस अनंत काल तक, सालों साल तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लिमिटेड लाइफ के लिए बिजनेस आ रहा है, क्या है ये बहुत लंबा लाइफ के लिए? नहीं, अनडेफिनेट, मुझे पता नहीं कब कितना लाइफ तक मेरा बिजनेस चलेगा, एंड अनइंडेफिनेट लाइफ। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, valuation of stock at lower of cost or net realizable value is an example of what? कंजर्वेटिज्म। आपको मैं बता रहा था ना कि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में, वो कौन सा कॉस्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, हम लोग मार्केट वैल्यू और कॉस्ट और विच एवर इज लोअर, तो बता रहे थे वही विच एवर इज लोअर को कंसिडर करते हैं। तो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आपका कॉस्ट रहेगा हमेशा मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू या जो आपका कॉस्ट है विच एवर इज लोअर पे। ये कौन बात बोलता है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। क्लियर है क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द lifetime of an entity, accounting procedure, accounting produces financial statement in accordance with which of the following accounting concept? What? ऑप्शन क्या है? अकाउंटिंग पीरियड। पहले सब समझते हैं क्या है। आप लोग जो बिजनेस करते हैं ना, जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना बच्चों, क्या एक साल में 5 साल का प्रॉफिट निकालते हैं? नहीं, एक साल का निकालते हैं हमेशा। हमारा ओपनिंग डेट हो क्या होता है, 1 अप्रैल से बिगिन होता है, 1 अप्रैल से बिगिन होता है, और 31 मार्च में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, 5 साल का है क्या? नहीं, एक साल का है। तो हमारा जो जो हम लोग का लाइफ टाइम जो बिजनेस होता है, हमेशा जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं ईयर एंड पे, एक साल पे, तो उसको जो बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन 44 क्या बोलता है? X Limited follow the written down value method of depreciating machinery year after year due to what? अभी मैंने पढ़ा था ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो पढ़ा रहे थे उसके दो पार्ट थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन थे। अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब बेसिक एजम्पशंस, ठीक है, बेसिक एजम्पशन लेके चलते, बेसिक एजम्पशन टोटल 3 थे, गोइंग कंसर्न थे और कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, अगर हमने कोई डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं, डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालते हैं और फिक्स एसेट्स पे, उसके मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक होते हैं एसएलएम होते हैं, कौन से होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन मेथड होते हैं, और एक होते हैं डब्ल्यूडीबी या हाँ, यहाँ पे दिया डब्ल्यूडीबी। दो ही मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो मेथड हमेशा क्या, कभी ये साल इस साल ये करेंगे, दूसरे साल इस साल करेंगे, इस साल ये करेंगे, नहीं। हमेशा जब एक मेथड फॉलो करते हैं ना, वो हमेशा वो मेथड क्या बरकरार रहता है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट, क्या बस इस साल विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट पढ़ाएंगे, अगले साल वैसा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्या? हर साल विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ये क्या कंसिस्टेंसी है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, एक्स लिमिटेड फॉलो करता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर of depreciation machinery year after year due to what? Consistency. Option C will be what? Correct answer. Clear है बच्चों? भैया IFRS क्या है? IFRS क्या है? एक प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? Under the actual basis of accounting expenses are recorded on payment या ऑन बी इक्वल, मतलब एक्चुअल मतलब क्या था, पेमेंट हो गया है फिर भी रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट खर्चा कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं किए तो फिर भी उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे वही बोल रहा है, ऑप्शन सी विल रिकॉर्ड आइदर ए और बी। मतलब एक्चुअल बेसिस को समझते हैं प्रॉपर लॉजिक में क्या बोलता है। इससे सिंपल सा बात है, हमारे बिजनेस हमारे ट्यूशन में क्या होता है, कुछ बच्चों ने पेमेंट किया, कुछ बच्चों ने पेमेंट नहीं किया, और जो पेमेंट किया उनका नाम रिकॉर्ड करेंगे ना, और जो नहीं दे उनको भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना, मतलब दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वही चीज उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूरल बेसिस। वही हमारे हमने क्वेश्चन बनाया भी है 47 में, एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड, मतलब जो पेमेंट दे चुके हैं उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, जो पेमेंट नहीं दिए उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्लियर है क्या बच्चों? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड। सिंपल सा बात, ये लाइन को समझते पहले अच्छे से क्या बोलना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड, पहले ये देखते हैं भैया ट्रांजेक्शन कौन सा होता है। ट्रांजेक्शन दो तरीके से होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोल रहा है, चिक चिक के चिल्ला के बोल रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन, मतलब हमने हम जो राम को बेच रहे हैं ना बेटा, हम उसको कैश में बेच रहे हैं। किसे बेच रहे हैं?
कैश में बेच रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है मेरे को, पैसा मिल रहा है, तो क्या डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। ऑप्शन बी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ड्राइंग अकाउंट क्या है? ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या बता बच्चों? ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? नेचुरल पर्सन अकाउंट है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है क्या? रिप्रेजेंटेटिव है क्या? कैपिटल ऑलवेज क्या है? नेचुरल पर्सन अकाउंट। क्या है बच्चों? नेचुरल पर्सन अकाउंट है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 51। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? हमने पढ़ा था ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल जो पर्सनल रिलेटेड होता है, रियल जो एसेट रिलेटेड होता है, नॉमिनल से नाम को लेकर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या एक्चुअली? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलवेज क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम का है, नाम, कुछ कुछ रियल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज क्या कंसिडर करता है? रिलेट किसको करता है? ऑलवेज एसेट्स, सॉरी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। सर एसेट्स किसको कंसिडर करता है? रियल अकाउंट को करता है। क्लियर है क्या? कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला है? कैश मेमो, कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड। किसके लिए? ऑप्शन ए बोले तो कैश परचेज। जब भी आप कैश में परचेज करते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है? कैश मेमो मिलता है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे तरीके से? अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए, आप दिए हुए नंबर पे पिन कर सकते हैं, 7003379082। ठीक है, विथ योर नेम टेक्स्ट करिए, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोल रहा है? 54 क्या बोला है? इनवॉइस इज अ सोर्स, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर ऑफ सेल्स ऑफ गुड। कैसा? और कैसे? नहीं। क्रेडिट पर नहीं। ऑप्शन सी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हैं फिर आपको क्या है? तो क्या सोर्स है? इनवॉइस। क्लियर है क्या? इफ परचेज ऑफ गुड रिटर्न, देन ही विल बी प्रिपेयर। अगर कोई गुड परचेज करते हैं, रिटर्न होता है, तो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है। क्या होता है बच्चों? 55 क्या बोल रहा है? डेबिट नोट। अगर आप सिंपल सा बात है, अगर परचेस करते हैं, सामने वाले से परचेस करते हैं, तो आप क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट नोट इशू। कम टू द क्वेश्चन नंबर 56। इफ सेल रिसीव पैक द गुड्स सोल्ड, ही विल अपीयर व्हाट? क्या इशू करेगा वो? क्रेडिट नोट। क्या करेगा बच्चों? क्रेडिट नोट। क्लियर है क्या? वाउचर इज प्रिपेयर्ड, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? किसके लिए? कैश एंड क्रेडिट परचेज एंड कैश एंड क्रेडिट सेल्स। फिर उसके बाद कैश रिसीव एंड पेमेंट, मतलब ऑल ऑफ दिस के लिए। किसके लिए होता है? वाउचर सब के लिए होता है। कैश मेमो किसके लिए होता है? कैश मेमो इज अ व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बच्चों? कैश मेमो ऑलवेज हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए विल बी व्हाट? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड वाज सेट अप इन द ईयर व्हाट? कौन से ईयर में हुआ था? 1977। बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कहीं अगर पॉइंट नहीं समझ में आता है हम उसे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये पूरा निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लूंगा। ठीक। तो एक सिस्टम, a system of accounting that is not based on double entry system। अगर कोई आदमी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, उसी को सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? द सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। भैया डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो बड़े लोग होते हैं, बड़े फॉर्म होते हैं, वो लेकर। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अडॉप्ट करता है? हमेशा ऑलवेज स्मॉल फॉर्म। क्या होता है? स्मॉल फॉर्म लोग अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अकाउंटिंग आर यूजुअली हेल्ड यूजिंग अ सिंगल एंट्री स्कीम। कौन लेता है? सोसाइटी लोग, कंपनी लोग? नहीं, छोटे जो छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं ना, सोल ट्रेडर, वो लोग होते हैं। क्लियर है क्या? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? गुड वर्थ ₹7,000, हम सामान किसी को चैरिटी में दे रहे हैं, किसको क्रेडिटेड करेंगे? सिंपल सा बात है, हम सामान जब खरीद के लाए थे, परचेज को डेबिट में किए थे। अब वही सामान को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? अब चैरिटी में दान दे रहा हूँ, तो परचेज का बैलेंस घट रहा है ना भाई। तो किसको क्रेडिट करेंगे? बी, परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ₹6,000, पेमेंट ऑफ ₹6,000 as wages to workmen for installation of machine शुड बी डेबिटेड। अब सिंपल सा बात है, हम एक मशीन खरीदे, फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपने ऑफिस के लिए एक एसी बैठा है, एसी लगा रहा हूँ, तो उसका इंस्टॉलेशन पेमेंट तो करूंगा ना, तो इसको डेबिट करूंगा। वेजेस अकाउंट को नहीं, ऑलवेज
मशीनरी अकाउंट को करूंगा, किसको करूंगा बेटा? मशीनरी अकाउंट को। क्लियर है क्या? लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65, और बाकी जो 35 क्वेश्चन है उसको पार्ट 3 में अपलोड करूंगा, ठीक है? तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, ताकि और भी ऐसे आपको नॉलेज मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आज और कल के बीच में बहुत सारे वीडियो मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों? तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कैश रिसीव फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउिंग हर डिस्काउंट 10%। क्या है? मान सिंपल से कैश रिसीव कर 36,000 का, और उसको 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या रिसीव करेंगे? डिस्काउंट अलाउड क्या अमाउंट रहेगा? ऑलवेज 4,000। क्लियर है क्या? तो आज हम लोगों ने बच्चा पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को कवर किया। अब हम लोग पार्ट 2 में क्या कर रहे हैं? 20 क्वेश्चन से लेकर के 65 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने कितना 45 क्वेश्चन को हम लोग टच किए। तो क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत को और सारे बच्चों तक पहुंचे, और कहीं भी डाउट होता है आप उससे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। जय श्री श्याम। और अपने इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री श्याम।